ओके गाइस, हम रेजनिक हॉलिडे वॉल्कर को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस सेशन में हम प्रॉब्लम नंबर 20 कर रहे हैं। हाँ, 20 एडिशन 8 रिमेंबर। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। फिगर शोज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 चार्ज्ड पार्टिकल्स विद एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्रीज and distance d equal to 2 centimeter. Particle 2 has charge Q2 equal to plus 8 into 10 to the power minus 19 coulomb. Particle 3 and 4 have charges Q3 equal to Q4 equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. What is distance d, capital D, between the origin and particle 2 if net electrostatic force on particle 1 due to the other particles is 0? फिर part B भी है. Particles 3 and 4 were moved closer to the x-axis but maintained their symmetry about that axis. Would the required value of D be greater than, less than, or same as in part A? So, हमारे पास अरेंजमेंट है, 4 पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमारे पास है। पार्टिकल 1 यहां पर है, पार्टिकल 2 यहां पर, पार्टिकल 3 यहां पर, पार्टिकल 4 यहां पर, और ये ओरिजिन है। स्मॉल डी जो है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पार्टिकल 1, और कैपिटल डी जो है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पार्टिकल 2। सो यहां से यहां तक डिस्टेंस स्मॉल डी है और यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है वो कैपिटल डी है। हमें कहा गया और डेटा दिया हुआ है, एंगल थीटा जो वहां पर इन्वॉल्व है वो 30 डिग्रीज है, स्मॉल डी जो है वो 2 सेंटीमीटर्स है, Q2 का वैल्यू दिया है, Q3 Q4 आइडेंटिकल है, दोनों का वैल्यू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। हमें कहा गया है कि पार्टिकल 1 पे नेट फोर्स 0 के बराबर है। ओके, पार्टिकल 1 पे नेट फोर्स 0 के बराबर है, तो उसके लिए इस कैपिटल डी का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? कैपिटल डी की डिस्टेंस पार्टिकल 2 की किसके बराबर होनी चाहिए? फ्रॉम द ओरिजिन, नॉट फ्रॉम पार्टिकल 2, पार्टिकल 1। ओरिजिन से यहां तक डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होगी, वो हमने देखना है। ओके, सो अगेन 1 के बारे में फिगर शोज 4 चार्ज पार्टिकल्स। पार्टिकल 1 की चार्ज के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ना ही उसकी साइन के बारे में कहा गया है। तो लेट्स अज्यूम कि इट इज पॉजिटिव। ओके, इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसकी पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विल सून सी दैट। फिलहाल मैं अज्यूम कर लूंगा कि 1 जो है पॉजिटिव है और उसका वैल्यू क्या होगा, Q1 किसके बराबर होगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही उसकी साइन से फर्क पड़ेगा, ना ही उसके वैल्यू से फर्क पड़ेगा। सून विल सी दैट। फिलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पार्टिकल 1 जो है वो पॉजिटिव है। अब जाके पार्टिकल 1 पे जो 3 के वजह से फोर्स होगा, अच्छा उससे भी पहले, क्योंकि हमें ये आगे चाहिए, 1 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट्स कॉल दिस R, ये डिस्टेंस R किसके बराबर होगी? इस ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, ये लेंथ D के बराबर है, यानी कि बेस, एडजेसेंट साइड, और हाइपोटेन्यूज R है, हाइपोटेन्यूज ही हमें चाहिए। तो R D डिवाइडेड बाय R, अदर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो है वो cos ऑफ थीटा होगा। तो इसका मतलब हुआ R जो है, R ऊपर cos थीटा नीचे होगा D डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। तो 1 और 3 के बीच में डिस्टेंस और 1 और 4 के बीच में डिस्टेंस जो है D डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। 3 और 4 सिमेट्रिकली प्लेस्ड है अराउंड द ओरिजिन, तो जितना 3 ओरिजिन के ऊपर है उतना ही 4 ओरिजिन के नीचे है, सो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। सो जितनी डिस्टेंस 1 की होगी फ्रॉम 3 उतनी ही डिस्टेंस 1 की होगी फ्रॉम 4, और वो डिस्टेंस किसके बराबर है? R इज इक्वल D डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री cos ऑफ थीटा का रेशियो यूज करके। अब जरा फोर्सेस पे आते हैं। 3 नेगेटिवली चार्जड हैं, 3 और 4 दोनों नेगेटिवली चार्जड हैं, और हमने एज्यूम किया है कि 1 पॉजिटिवली चार्जड है, तो ये दो जो है 1 को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो 1 पे जो फोर्स होगा 3 के वजह से वो इस डायरेक्शन में होगा F31, और 1 पे जो फोर्स होगा 4 के वजह से वो यहां होगा, I'll call this F31, नहीं 1, हमारी जो नोटेशन है 1 3
फोर्स ऑन 1 फ्रॉम 3 और ये रहा फोर्स ऑन 1 फ्रॉम 4। 1 पे फोर्स 4 के वजह से अट्रैक्ट कर लेगा, ये यहां से अट्रैक्ट कर लेगा। और 2 जो है वो पॉजिटिवली चार्जड है, यू कैन सी हियर 2 जो है पॉजिटिवली चार्ज, तो 2 से रिपेल कर लेगा। तो 2 का जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। लेट मी यूज सम अदर कलर। which one let's use red। 2 का फोर्स उस डायरेक्शन में होगा, ये होगा F12 फोर्स ऑन 1 फ्रॉम 2। ओके, फोर्स ऑन 1 फ्रॉम 2। अच्छा, अब अगर ये नेगेटिव साइन होती है तब सभी फोर्सेस की डायरेक्शन उल्टा होती है। F13 यहां होता, F14 वहां होता, F12 यहां होता, क्योंकि जो अट्रैक्टिव फोर्स था वो अब रिपल्सिव बन जाएगा, जो रिपल्सिव फोर्स था वो अब अट्रैक्टिव बन जाएगा। अगर ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, इसे रिपल कर लेगा। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी इसे रिपल कर लेगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, वो इसे अट्रैक्ट कर लेगा। तो जो रिपल्सिव फोर्सेस थे वो अट्रैक्टिव बन जाएंगे, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस थे वो रिपल्सिव बन जाएंगे। तो फोर्सेस की डायरेक्शन बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी। ओके, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब F3 जो है हमारे पास, F3 जो है उसे रिजॉल्व कर लेते हैं। F13 और F14 को रिजॉल्व कर लेते हैं। आई विल डू दैट हियर। नीचे मैं थोड़ा सा कर लूंगा उनको। पार्टिकल 1 हमारे पास है, ये इस पे फोर्सेस जो हैं, एक तो F13 है, F12 फोर्स, और F13 और F14, F13 यहां और F14 यहां। दोनों का एंगल जो है वो थीटा के बराबर है। ऊपर वाले साइड से भी थीटा, नीचे वाले साइड से भी थीटा। अब रिजॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब रिजॉल्व कर लेते हैं इन फोर्सेस को। F13 का ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा F13 cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा F13 sin थीटा। ये वाला था F14, इसका ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा F14 cos थीटा, ये भी एंगल थीटा ही बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा F14 sin थीटा, F14 sin थीटा। अब नोट कर लें 3 और 4 के केस में चार्ज सेम है, 3 और 4 की चार्ज तो सेम है, 3 और 4 की चार्ज सेम है, क्योंकि 1 तो कॉमन है। आर डिस्टेंस वो भी सेम है, तो F13 और F14 मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे। ओके, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, और थीटा भी सेम है, तो F13 और F14 सेम, थीटा और थीटा सेम, तो ये दो कैंसिल आउट होंगे, बचे ये एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हमारे पास बचा क्या? बचा हमारे पास पार्टिकल 1 पे जो अब फोर्सेस हैं वो दो कैंसिल आउट करने के बाद ये F12 बच गया विच इज लेफ्टवर्ड, और यहां से हमारे पास ये दो फोर्सेस बच गए। ओके, ये दो फोर्सेस F13 cos थीटा प्लस F14 cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये दो का सम होगा। ये हमारे पास फाइनली बच गया। अब नेट फोर्स 0 होने के लिए ये तो बराबर होने चाहिए, राइटवर्ड फोर्स और लेफ्टवर्ड फोर्स बराबर होने चाहिए, तभी जाके ये कैंसिल आउट होंगे। ओके, तभी जाके ये कैंसिल आउट होंगे। तो नेट फोर्स 1 पे 0 के बराबर है, तो वहीं से तो हमें डी का वैल्यू निकालना है। अब नोट कर लें, अगर ये नेगेटिव साइन होती 1 की, अगर हम नेगेटिव, क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है, क्वेश्चन ये तो मैंने पॉजिटिव एज्यूम कर लिया कि पॉजिटिवली चार्जड है। अगर ये 1 जो है नेगेटिवली चार्जड होता तो ये फोर्स यहां होता, ये दो वहां होते, तो डायरेक्शन तब भी अपोजिट रहती, मैग्नीट्यूड तब भी सेम रहता। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए Q1 की साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अभी आप देखेंगे कि उसके वैल्यू से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, वो अभी आप थोड़ी देर में देख लेंगे। चलिए, ये अब हमारे पास फाइनली यहां पर आके रुक गया। F12 और F13 cos थीटा प्लस F14 cos थीटा ये बराबर होनी चाहिए, तभी जाके 1 पे नेट फोर्स जो है 0 बन जाएगा। सो नेट फोर्स 0 होने के लिए हमारे पास कंडीशन बन गई कि F12 मस्ट बी इक्वल टू F13 cos थीटा प्लस F14 cos थीटा,
और f12 इज इक्वल ट्वाइस f13 cos थीटा। अभी हमने बात की थी f13 और f14 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, क्योंकि चार्जेस भी सेम है, 3 और 4 चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो इसलिए मैं f14 के बदले में f13 ही लिख रहा हूं, तो ये बन जाएगा f13 cos थीटा प्लस f13 cos थीटा, वो बन जाएगा ट्वाइस f13 cos थीटा। चलिए अब कूलम्स लॉ यूज कर लें। F12 इज गामा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस। 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी। ओके, स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी, यहां से लेके यहां तक स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी। सो स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ट्वाइस F13 1 और 3 के बीच में फोर्स, तो गामा Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 1 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है, 1 और 3 के बीच में, जिसको हमने R कहा था, और R हमने देखा D डिवाइडेड बाय cos थीटा है। ओके, D डिवाइडेड बाय cos थीटा, तो वो यहां पर लिखेंगे D डिवाइडेड बाय cos थीटा स्क्वायर। सो नीचे डिस्टेंस स्क्वायर, गामा Q1 Q3 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, और ये cos थीटा जो पहले से ही है। ओके, cos थीटा जो पहले से ही है। नाउ लुक हियर, Q1 एंड Q1 कैंसल्स आउट। मैंने आपसे बोला था कि Q1 के वैल्यू से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q1 चाहे कम है तब भी कैंसिल आउट होगा, Q1 चाहे ज्यादा है तब भी कैंसिल आउट होगा। तो Q1 के वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Q1 के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन नाउ। गामा एंड गामा विल ऑल्सो कैंसिल आउट, सो ये बन जाएगा यहां पर Q2 डिवाइडेड बाय D प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस यहां पर Q3 डिवाइडेड बाय, स्क्वायर को अलग अलग दे दें, डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन वो ऊपर आएगा तो ऊपर पहले से ही कॉस थीटा, ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। सो दिस इंप्लाइज Q2 को अपनी जगह पर रखते हैं, 2 और Q3 को नीचे लाते हैं, कॉस क्यूब थीटा को भी नीचे लाते हैं, इज इक्वल डी प्लस डी होल स्क्वायर को ऊपर लेते हैं और नीचे स्मॉल डी स्क्वायर। सो जस्ट रीअरेंजिंग द स्टफ। सो दिस इंप्लाइज, अब मैं पहले ये लिखूंगा डी प्लस डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा डी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे साइड से Q2 डिवाइडेड बाई ट्वाइस Q3 कॉस क्यूब थीटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। Q2 हमारा है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ले रहे हैं। ये मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ये मैग्नीट्यूड, सो हम सिर्फ चार्जेस के वैल्यूज ले रहे हैं, और Q2 तो वैसे भी पॉजिटिव है, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 8 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 2। Q3 जो है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, फिर जाके कॉस क्यूब थीटा। रिमेंबर थीटा जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, थीटा 30 डिग्री के बराबर है, तो कॉस ऑफ 30 जो है, कॉस ऑफ 30 इज √3/2, √3/2, लेकिन क्यूब के साथ है। ओके, क्यूब के साथ। सो दिस इंप्लाइज डी, अच्छा यहां पर अब ये जो डी है इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर लूंगा, डी बाई डी बन जाएगा 1 प्लस कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू, ओके यहां से अब ये 2 इंटू 4, anything else, 10 to the power minus 19, 10 to the power minus 19 will cancel out, तो वहां पर बच गया 4, नीचे 1.6, √3 क्यूब वो बन जाएगा 3√3, 2 क्यूब इज 8 और वो 8 ऊपर आएगा इंटू 8, तो ये बन गया। सो दिस इंप्लाइज, अब ये मैंने पहले वर्कआउट किया है, दिस थिंग इज इक्वल टू 3.85।
So 1 plus d divided by d is equal to root of 3.85. 3.85. Now that thing is 1.96. 1.96. तो ये बन जाएगा d divided by d is equal to 1.96 minus 1. ये 1 को यहां लाके, so this becomes so हमें कैपिटल D ही चाहिए. हाँ, कैपिटल D इज इक्वल टू ये 0.96 इंटू स्मॉल d. अब स्मॉल d का वैल्यू हमें पता है. स्मॉल d जो है वो 2 सेंटीमीटर्स के बराबर है. ओके, 2 सेंटीमीटर्स. तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. सो दिस इंप्लाइज कैपिटल D इज इक्वल टू 0.96 इंटू 2 सेंटीमीटर्स. रिमेंबर, सो D इज इक्वल टू 1.92 सेंटीमीटर्स. 1.92 सेंटीमीटर्स. तो ये आ रहा है. फाइन, ये आ रहा है. सो D का वैल्यू 1.92. सो पार्टिकल 2 जो है, पार्टिकल 2 जो है उसकी ऑरिजिन से डिस्टेंस जो होगी वो 1.92 सेंटीमीटर्स के बराबर होनी चाहिए. तब जाके पार्टिकल 1 पे नेट फोर्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा. इज दैट फाइन? ओके. अब आपसे कहा जा रहा है पार्ट बी में, अगर आप पार्टिकल 3 और 4 को ओरिजिन के नजदीक लाएंगे, 3 और 4 को ओरिजिन के नजदीक लाएंगे. ओके, नजदीक लाएंगे, लेकिन सिमेट्रिकली. जितना यहां से ये नजदीक आएगा उतना ही यहां से ये नजदीक आएगा. तो सिमेट्री ब्रेक नहीं हो रही है. थीटा और थीटा जो है उनके वैल्यूज कम होंगे लेकिन बराबर रहेंगे आपस में. ओके, बराबर रहेंगे क्योंकि सिमेट्रिकली आप डिक्रीज कर रहे हैं. तो थीटा का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है. जब आप इन दो को नजदीक नजदीक लाएंगे थीटा का वैल्यू डिक्रीज होगा. थीटा का वैल्यू डिक्रीज होने से, आई डू इट हियर, थीटा का वैल्यू डिक्रीज होने से क्या होगा? कॉस ऑफ 90 डिग्रीज 0 के बराबर होता है. कॉस ऑफ 0 डिग्रीज 1 के बराबर होता है. तो थीटा जब 90 से 0 की तरफ डिक्रीज हो रहा है, कॉस ऑफ थीटा इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to 1. ओके, थीटा जा रहा है फ्रॉम 90 to 0. सो 90 डिग्रीज, 80 डिग्रीज, 70 डिग्रीज, 50 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 20 डिग्रीज एंड सो ऑन. कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू जा रहा है फ्रॉम 0 to 1, 0, 0.1, 0.2, 0.7, 0.8, 0.9 और 1. सो कॉस ऑफ थीटा इंक्रीज हो रहा है. सो व्हाट विल हैपन हियर, जब आप 3 और 4 को नजदीक लाएंगे टू द ऑरिजिन, थीटा डिक्रीज होगा. थीटा डिक्रीज होने के वजह से कॉस ऑफ थीटा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. कॉस ऑफ थीटा इंक्रीज होने से, ये यहां पर था F14, कॉस ऑफ थीटा इंक्रीज होने से क्या होगा? ये राइटवर्ड फोर्स इंक्रीज होगा. ओके, राइटवर्ड फोर्स इंक्रीज होगा. तो ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसे भी इंक्रीज करना पड़ेगा. फाइन, ये नेट फोर्स तो 0 रहना है. तो अगर राइटवर्ड फोर्स इंक्रीज हुआ तो लेफ्टवर्ड फोर्स भी इंक्रीज होना चाहिए. लेफ्टवर्ड फोर्स जो है F12 जो है वो किस वजह से है? F12 2 के वजह से है. ओके, पार्टिकल 1 पे फोर्स जो 2 के वजह से है, इस 2 के वजह से है ये फोर्स. तो इसे इंक्रीज कर रहा है. इंक्रीज करने के लिए क्या कर लेंगे? 2 को नजदीक लेंगे, डिस्टेंस कम कर लेंगे ताकि वो फोर्स इंक्रीज हो जाए. सो आपको डी को जो है वो कम करना पड़ेगा. डी को कम करना पड़ेगा, तब जाके F12 इंक्रीज होगा. यहां से तो कॉस थीटा इंक्रीज होने की वजह से राइटवर्ड फोर्स इंक्रीज हुआ, तो आपको तो इसको भी इंक्रीज करना है. अब ये कैसे इंक्रीज होगा? जब आप डिस्टेंस को कम कर लेंगे. डिस्टेंस जो है वो कैपिटल डी, ये कैपिटल डी को कम करना पड़ेगा. सो अगर 3 और 4 को सिमेट्रिकली नजदीक लाया टू ओरिजिन, तब यहां से 2 को भी नजदीक लेना पड़ेगा टू द ओरिजिन, डी को भी कम करना पड़ेगा. देन ओनली इट इज पॉसिबल कि पार्टिकल 1 पे फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जो होगा वो 0 के बराबर रहेगा. इज दैट फाइन? फाइन, गुड गुड गुड. सो ये आपका डी का वैल्यू.